Okay, so we have studied the two pathways in the cellular respiration. One is glycolysis, and the second was your citric acid cycle that generated ATP. But as we know, out of that 38 molecules of ATP, डायरेक्ट मतलब रिएक्शन में ही जो एटीपी बनते हैं वो सिर्फ 4 होते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लाइकोलिसिस में बनते हैं, 2 क्रेब्स साइकिल में. रेस्ट 34 एटीपी मॉलिक्यूल्स दे आर फॉर्म्ड बाय द reoxidation या the oxidation of the reduced compounds which are NADH and FADH. ठीक है, so that oxidation of your NADH and FADH that is done in the electron transport chain, and electron transport chain में जब उनका oxidation हो रहा होता है उसकी वजह से accumulation होती है प्रोटीन्स की. अभी हम देखेंगे not proteins, प्रोटॉन्स की accumulation होती है from the matrix into the intermembrane space, और वो concentration gradient की वजह से हम बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है, और उस फोर्स के जनरेशन से हमारा 34 ATP एनर्जी बनता है. Okay, so we'll see that process in the later steps. Okay, so first giving you the briefing of the location of this ETS. अगर ये हम माइटोकॉन्ड्रिया मान के चल रहे हैं तो जो ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमारा ETS के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, विच आर नथिंग, दे आर इंटीग्रल प्रोटीन्स जो तुम्हारा ये इनर मेम्ब्रेन में फ्लोट करते रहते हैं. दीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो इफ दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, लेट्स सपोज, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इसका ज़ूम्ड व्यू है. दिस इज द एग्जैक्ट डायग्राम. तो अगर मैं इसके बाहर का एरिया बताना चाहूँ, दिस एरिया, दिस इज माई व्हाट, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. so this is the intermembrane space and the area which is present beneath this, इसके बाद जो area है अंदर वाला, that is your matrix. so if you relate glycolysis और Krebs cycle दोनों में NADH जो बना था, glycolysis में साइटोप्लाज्म में और Krebs cycle में मैट्रिक्स में ही बना था, तो वो सारा तुम्हारा accumulate हो जाता है in the matrix. okay, so electron transport chain is the last component of aerobic respiration and it is the only part of glucose metabolism that uses atmospheric oxygen. हम देखेंगे कि टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होता है. तो ऑक्सीजन जो है इट इज कंटिन्यूअसली डिफ्यूजिंग इनटू प्लांट्स एंड इनटू एनिमल्स. हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से ये एंटर होगा, ओके, एंड इट विल बिकम द टर्मिनल एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी पासिंग फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 4 पे ऑक्सीजन होगा, दैट विल एक्सेप्ट योर इलेक्ट्रॉन. Now the electron transport system is a series of redox reaction. ठीक है, मतलब एक कंपाउंड जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करेगा, अगला कंपाउंड उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. मतलब जो आगे कंपाउंड रखा हुआ है, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे लिपिड हो, वो एक ज्यादा रिड्यूस होने का पोटेंशियल रखता है, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जाता है एंड जो पीछे वाला कंपाउंड होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. तो ETS जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 complexes which are proteins by nature. So complex 1, 2, 3 and 4. Now we don't say they are simply enzymes, हम इनको complex बोलते हैं क्योंकि इसके साथ इसके अंदर there are different cofactors, मतलब prosthetic groups होते हैं, coenzyme होते हैं, ions होते हैं, right? So let's start with the first complex, that is complex 1. Now the complex 1, it is called as a NADH dehydrogenase. First is your NADH dehydrogenase enzyme complex. So as the name suggests, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे NADH का ऑक्सीडेशन होगा. तो NADH जो अभी ग्लाइकोलिसिस से आया है, also which has came from the Krebs cycle, it is oxidized back to NADP. Meanwhile जब ये ऑक्सीडेशन होता है, it will release electrons and also it will release protons. तो जो इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इट इज एक्सेप्टेड बाय अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज FMN. FMN का मतलब है इट इज फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, ऑल्सो इट हैज वन मोर कंपाउंड, दिस कॉम्प्लेक्स 1, इट हैज वन मोर कंपाउंड व्हिच इज नोन एज एन FES protein. The part of this, it is a derivative of vitamin B12. Riboflavin का ही derivative होता है and it serves as a prosthetic group on the electron transport chain.
ठीक है। NADH dehydrogenase itself is a very large protein जिसमें 45 अमीनो एसिड की चेन होती है. So then NADH is oxidized back to NAD and the electrons are first taken up by FMN, then these are transferred to FES. अब FES में आयरन जो होता है वो 3 पॉजिटिव स्टेट पे होता है एंड वो रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है एंड इट बिकम्स Fe2 पॉजिटिव, राइट. Meanwhile, the oxidation pumps 4 protons from the matrix to the intermembrane space. यहाँ मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन्स हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे. 4 प्रोटॉन्स विल बी डिपॉजिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स 1. तो इनिशिएट हो जाता है एक हाइड्रोजन ग्रेडियंट बनने का. नाउ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया था, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज पास्ड ऑन to a lipid carrier. Basically एक compound होता है which is lipid by, it is a lipid soluble, not lipid, it is a lipid soluble molecule जिसका नाम होता है, it is named as ubiquinone. So UBQ, yeah, it is denoted by Q. So I'm writing it here, it is ubiquinone. It's a lipid soluble freely movable compound. अब electrons इसको दे दिए गए from FES to this. Now this ubiquinone is reduced to QH2. ठीक है, this is called as hydroquinone. It is reduced to QH2. Now again this QH2 will deliver its electron to the next complex. मतलब कायदे से complex 2 को देना चाहिए but नहीं, complex 2 is bypassed. ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा further complex 3 को. ठीक है, it will give the electron to complex 3 and itself gets oxidized again. Then now talking about complex 2. Complex 2 is basically succinate dehydrogenase. This is the same enzyme which is also a participant of your Krebs cycle. Krebs cycle में एक step आता है जहाँ पे succinyl coenzyme से succinate बनता है. या succinate के बाद you see fumarate formation. उस टाइम पे यही एंजाइम होता है, तो ये डुअल रोल प्ले करता है. ये Krebs cycle का भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है. तो मीनवाइल जब यहाँ पे FADH2 बनता है, this FADH2 is oxidized here only. So FADH2 oxidized हुआ, it will form FAD positive. Now the second complex है, that second complex also has participants FMN and FES. Right? Now these electrons, ये जो enzyme है, this enzyme and the FADH2, it form a small complex that delivers electron directly to the ETS. Krebs cycle से किया सीधा ETS को दे देता है. So it bypasses the first complex. इसलिए first और second का कोई direct relation नहीं होता. तो since ये bypass करता है और ये lower energy पे होता है, ये इतनी energy नहीं provide कर पाता कि proton pump हो सके. ठीक है, it do not energize the proton pump in the first complex. इसीलिए FADH2 से कम ATP बनता है और NADH से ज्यादा बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे remember there is no proton pumping, कोई proton pump नहीं होगा. And first complex में you saw there were 4 protons pumped. Now it transfers the electron again to the ubiquinone. अब ubiquinone takes the electron from complex 1, also from complex 2, and it transfers the electron to the complex 3. The third complex is called as cytochrome B-C complex. ठीक है, so basically cytochromes are what? These are protein compounds. So these compounds are again iron sulfur proteins. इनको हम Riskase center भी कहते हैं. ठीक है, it is also called as cytochrome oxidoreductase. Okay, now the cytochromes, they have one more prosthetic group, that is heme. They have heme as prosthetic group and that heme is the same of hemoglobin. So but it carries electrons, not oxygen. Electron को लेगा, oxygen को नहीं रखता, so it is slightly different from hemoglobin. So iron center at its core, heme you must be knowing, porphyrin rings होती हैं and porphyrin rings में in center you have iron compound. तो ये iron तुम्हारा electron accept करेगा. ठीक है, and it will fluctuate from Fe3 positive to Fe2 positive, right? Now this complex 3 pumps proton
through the membrane and passes this electron to the cytochrome 4th last complex. ठीक है, तो याद रखना cytochrome 3 पे या complex 3 पे you will see the pumping of 4 protons. Now in the end we have complex 4. Complex 4 is called as cytochrome A3. It again contains heme group, इसमें भी होता है, ठीक है, and plus it has a very unique assemblage of copper ions. तो इसमें 3 copper ions होते हैं, copper A and copper B, 2 copper A and 1 copper B in cytochrome 3. And यहाँ पे एक बहुत crucial step होता है, it has oxygen. तो oxygen हमारा attach होगा जो electrons आ रहे हैं उससे, so it will become negatively charged. तो ये जो reduced oxygen बना है, ये matrix से फिर 2 protons उठाएगा, and after attaching 2 protons, it will convert into H2O. So this becomes the terminal acceptor of your electron. Now, अब इसकी वजह से because अच्छा last cytochrome पे you see there is 2 proton movement. तो first complex पे there is movement of 4 protons. At the third complex again 4 protons, and at the 4th complex 2 protons. Now this proton gradient is coupled with the formation of ATP. उसको हम समझाते हैं by the process of chemiosmosis. तो chemiosmosis में free energy from the series of redox reaction जो भी उधर हुआ है, it is used to pump hydrogen ions across the membrane. तो जो ये uneven distribution होता है protons का across the membrane, ये एक concentration gradient भी बना देता है और एक electrical gradient भी बना देता है. तो हम बोलते हैं there is a proton motive force. अगर membrane जो तुम्हारा अभी हमने ये देखा था, अगर ये सीधा diffusion से allow करता तो इस gradient का कोई फायदा नहीं होता. If I draw the complete mitochondria, this is my outer membrane, जहाँ पे मेरा अभी क्या हुआ है, protons deposit हुए हैं. Here were the complexes, यहाँ पे complexes थे, यहाँ पे proton जमा हो गया है. Now there is one more compound integral protein जिसको नाम दिया गया है ATP synthase. So I'm just drawing the fourth last compound besides those 4 complexes. इसको कहते हैं ATP synthase. It is an enzyme complex. अब ये ATP synthase क्या करता है? ये एक हम कहते हैं channel की तरह it will work, and channel की तरह it will allow the movement of protons. Now the ATP synthase, it is made up of 2 parts. One is your F0 and one is your F1. So since these ions cannot diffuse through the non-polar region of the phospholipid membrane, these channels help in the passing of this hydrogen ion back into the matrix. तो जब प्रोटोन यहाँ पे पास ऑन हो रहा होता है, अंदर की तरफ आएगा from the intermembrane space back to the matrix of the mitochondria, it will cause a conformational change in this enzyme. This enzyme has active sites for ADP and inorganic phosphate, लेकिन वो आपस में react नहीं कर पाते हैं. ये react तभी करेंगे जब तुम्हारा प्रोटोन मूव करेगा. So we say the movement of the protons cause a conformational change in this synthase complex. So ये conformational change होने की वजह से you will see the formation of ATP. 10 protons, they give basically 4 protons are responsible for the formation of 1 ATP. तो 10 protons जो कहाँ से start होते हैं 1 से 3 तक, including 4th, कितने हुए ATP? You see 2.5 ATP. That is by your NADH. Second complex कोई प्रोटोन पंप नहीं करता, तो वो सिर्फ थर्ड और फोर्थ को इंक्लूड करेगा. So for the oxidation of FADH, you will see only 6 protons are passed. So 6 protons will give around 1.5 ATP. Okay, but for counting purpose, हम इस value को round off करते हैं. We say NADH 3 ATP बनाता है and FADH forms 2 ATP.